करंट अफेयर्स रिवीजन में हम लोग आज नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित जो नवीनतम आंकड़े आए हैं उनको देख लें। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान किसका है? चीन का। दूसरा स्थान अमेरिका का। तीसरा स्थान भारत का। चौथा स्थान ब्राजील का। नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान अमेरिका का है, तीसरा स्थान भारत का है, चौथा स्थान ब्राजील का है। अब 31 मार्च 2026 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कुल स्थापित क्षमता कितनी थी? 283.46 गीगावाट। गैर जीवाश्म ईंधन से कुल स्थापित क्षमता 283.46 गीगावाट है। इसमें किसका कितना अंश है उसको देख लिया जाए तो सौर ऊर्जा 150.26 गीगावाट, सौर ऊर्जा 150.26 गीगावाट सौर ऊर्जा। इसमें 8.78 गीगावाट परमाणु ऊर्जा। पवन ऊर्जा 56.09 गीगावाट है। लघु जल विद्युत 5.17 गीगावाट है। जैव ऊर्जा 11.75 गीगावाट है और बृहद जल विद्युत ये 51.41 गीगावाट है। तो तीन मुख्य रूप से याद रखा जाए, सौर ऊर्जा 150.26 गीगावाट, परमाणु ऊर्जा 8.78 गीगावाट और पवन ऊर्जा 56.09 गीगावाट। पवन ऊर्जा में राज्यों का क्रम क्या है? कौन राज्य पहले स्थान पर है, कौन दूसरे स्थान पर है? तो पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। पहले स्थान पर गुजरात है पवन ऊर्जा उत्पादन में, पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। वैसे ही सौर ऊर्जा उत्पादन में राज्यों का क्रम, तो पहले स्थान पर राजस्थान है सौर ऊर्जा उत्पादन में, दूसरे स्थान पर गुजरात है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर गुजरात है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा की स्थापित क्षमता का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? 500 गीगावाट। 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा की स्थापित क्षमता का लक्ष्य रखा गया है 500 गीगावाट। अब डायमंड ट्रायंगल चर्चा में रहा है। यूनेस्को ने इस ये जो ट्रायंगल बनता है उड़ीसा के जाजपुर और कटक जिले में स्थित रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी पहाड़ियों से। तो इस ट्रायंगल में जो बौद्ध स्थल हैं उनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया है। अभी उसको विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं किया है, संभावित सूची में शामिल किया है। तो ये डायमंड ट्रायंगल क्या है? उड़ीसा के जाजपुर और कटक जिलों के रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध स्थलों को डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है। यानी रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं इनसे जो ट्रायंगल त्रिभुज बनता है उसे डायमंड ट्रायंगल बोला जाता है। ये मौर्योत्तर काल की भारतीय कला की वास्तुकला और मूर्तिकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। मौर्योत्तर काल की वास्तुकला और मूर्तिकला पर्याप्त संख्या में यहाँ देखने को मिलती है। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ करंट मुद्दे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है। मासिक धर्म, स्वच्छता
और मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है, यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत संघ। डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य के वाद में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की बेंच ने यह निर्णय दिया। इस बेंच ने इसे समानता और शिक्षा के अधिकार से भी जोड़ा है। तो मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार की घोषणा की गई। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। किस वाद में? डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य के वाद में। न्यायमूर्ति कौन कौन थे? न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की बेंच ने फैसला दिया। इस बेंच ने इसे विस्तार से इसका डिटेल भी किया और बताया कि स्कूलों में स्वच्छता के लिए और सैनिटरी के लिए पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए, वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो। इसको सभी स्कूलों को सुनिश्चित करना है, क्योंकि बच्चियां अक्सर ये जो सुविधाएं नहीं होती हैं तो इन सुविधाओं के अभाव में वो विद्यालय जाने से बचती है, इसलिए उनके शिक्षा के अधिकार प्रभावित होते हैं। और फिर लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है, वो इसे एक तरह से कलंक मानती हैं। तो कलंक मानने का मतलब है कि वो गरिमापूर्ण जीवन के विरुद्ध है। और लड़के और लड़कियों के बीच जब अंतर आएगा शिक्षा लेने में इस कारण से, तो वो समानता के विरुद्ध है। तो इस प्रकार इसको समानता और शिक्षा के अधिकार से भी सर्वोच्च न्यायालय ने जोड़ा। अगला एक इस वर्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। मनियार इलियास उर्फ शेख रियाज बनाम पी अयप्पन वाद की सुनवाई करते हुए मनियार इलियास उर्फ शेख रियाज बनाम पी अयप्पन वाद की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंदूरकर ने फुटपाथ पर चलने को अनुच्छेद 19(1)D के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो किस वाद में फुटपाथ पर चलने को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 19(1)D के तहत। वाद का नाम क्या है? मनियार इलियास उर्फ शेख रियाज बनाम पी अयप्पन की वाद। न्यायमूर्ति कौन कौन है? न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंदूरकर की पीठ ने ये मौलिक अधिकार घोषित किया। और पीठ ने साथ ही यह भी कहा कि इसे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ने की भी आवश्यकता है। 14 के साथ समानता का अधिकार और 21 के साथ गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। अगली सर्वोच्च न्यायालय से खबर है कि सर्वोच्च न्यायालय में अब न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। यह 17 मई 2026 को एक अध्यादेश के द्वारा इस संख्या को बढ़ाया गया है। 17 मई 2026 को एक अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति ने यह संख्या बढ़ाई है। पहले संख्या क्या थी? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को लेकर कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 थी, अब वो 38 कर दी गई है। ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति सहित अब 38 हो गई है, पहले वो 34 थे। अनुच्छेद 124(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या नियत की गई है। संसद चाहे तो ये संख्या घटा बढ़ा सकती है। अब मूल प्रारंभ में संख्या कितनी थी? तो मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 7 संख्या थी, यानी न्यायाधीशों की संख्या 7, मुख्य न्यायाधीश 1, यानी कुल संख्या 8। 1956 में ये संख्या 7 से बढ़ाकर 10 की गई। 1960 में ये संख्या 10 से बढ़ाकर 13 की गई। 1977 में ये संख्या 13 से बढ़ाकर 17 की गई। 1986 में ये संख्या 17 से बढ़ाकर 25 की गई। 2008 में ये संख्या 25 से बढ़ाकर 30 की गई और 2019 में यह संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई और 2026 में यह संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई। यानी मुख्य न्यायमूर्ति को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की संख्या 37 होगी। ठीक।